तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम शुरुआत करने जा रहे हैं अपने नए चैप्टर की, जिसका नाम है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, बेसिकली हमें करना क्या है, पूरे चैप्टर में करना क्या है, नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना है। किसको? नाइट्रोजिनस वेस्ट को बाहर निकालना है। ठीक है, तो आपका पहला सवाल होना चाहिए कि ये नाइट्रोजिनस वेस्ट आखिर होते क्या हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजिनस वेस्ट अपने पास नहीं, मतलब टोटल एनिमल किंगडम की बात हो रही है, अपने पास नहीं, टोटल एनिमल किंगडम की बात हो रही है। तो तीन टाइप के हो सकते हैं क्या? एक अमोनिया हो सकता है, एक यूरिया हो सकता है और एक यूरिक एसिड हो सकता है। ठीक है, अब इनमें जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, मैं आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। देखो यहाँ पे दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी, एक तो टॉक्सिसिटी पूछी जाएगी, एक पानी पूछा जाएगा ना, कौन ज्यादा टॉक्सिक है, कौन कम टॉक्सिक है, और पानी कैसे पूछा जाएगा कि किसको निकालने के लिए, है ना। देखो नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाम में यार है वेस्ट, मतलब हमें वो निकालना है, यानी बॉडी से एलिमिनेट करना है कि किसको निकालने के लिए कितना पानी चाहिए। ठीक है, तो हर केस में कौन जीत जाएगा? अमोनिया जीत जाएगा। अमोनिया हमेशा पहले नंबर पे आएगा, यूरिया दूसरे नंबर पे आएगा, यूरिक एसिड तीसरे नंबर पे आएगा। यही अपनी ट्रिक है, बात सारी खत्म। अगर हम टॉक्सिसिटी की बात करें तो ये सबसे ज्यादा टॉक्सिक, हाईली टॉक्सिक, ये उससे कम टॉक्सिक, ये सबसे कम टॉक्सिक। मैंने क्या बताई ट्रिक? 1 2 3, पहले पे ये आएगा, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये। पानी की अगर बात करें तो पानी भी अमोनिया को निकालने के लिए सबसे ज्यादा पानी चाहिए, फिर उससे कम इसको चाहिए, और लीस्ट यानी सबसे कम पानी इसको चाहिए, है ना। बिल्कुल अपनी इसी ट्रिक से सिंपल हो गया। ठीक है, अब देखो जो एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे उनका नाम हो जाएगा अमोनोटेलिक, भाई सिंपल सी बात है। और जो एनिमल्स यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे वो हो जाएंगे यूरियोटेलिक, और जो एनिमल्स यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे वो हो जाएंगे यूरिकोटेलिक। बहुत कॉमन सेंस की, लॉजिक की बात है, मजा आ रहा है पढ़ने में, मजा आ रहा है, सारी बातें समझ भी आ रही है, याद भी हो रही है। अब देखो ये कैसे याद करें कि कौन से एनिमल्स अमोनिया को एक्सक्रीट करेंगे, कौन से यूरिया को एक्सक्रीट करेंगे और कौन से यूरिक एसिड को एक्सक्रीट करेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है, देखो पहली बात तो देखो अमोनिया को एक्सक्रीट करने के लिए मैक्सिमम पानी, मतलब बहुत ज्यादा पानी चाहिए, मतलब इनके पास वाटर यानी पानी होना चाहिए, है ना। इनको तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तो ये तो हो गए पानी वाले एनिमल, मैं पहली ट्रिक बता रहा हूं, ये पानी वाले। और ये हो जाएंगे अपने जमीन वाले यानी टेरेस्ट्रियल एनिमल, और ये हो जाएंगे हवा वाले। हवा को कैसे लिखूं मैं? बर्ड्स लिख देता हूं, सिंपल बर्ड्स, है ना, ऐसे लिख देता हूं। ये अपने W फॉर वाटर यानी ये हो जाएंगे पानी वाले, ये अपने टेरेस्ट्रियल यानी जमीन वाले, और ये हवा में उड़ने वाले। ये अपनी पहली ट्रिक है जिससे कॉमन आइडिया आपको लग जाएगा। अब देखो एनसीईआरटी के एग्जांपल हैं, अपने को एनसीईआरटी के ही एग्जांपल याद करने हैं। देखो नाम के आगे एक्वाटिक आ गया, नाम के आगे एक्वाटिक आ गया, मतलब पानी तो बहुत सारा है, तो वो किस में आएगा? अमोनिया में। नाम के आगे एक्वाटिक आ गया, मतलब पानी तो बहुत सारा है, किस में आएगा? अमोनिया में। बोनी फिश, फिश क्या होती है? मछली होती है, और मछली जल की रानी होती है, मतलब पानी बहुत सारा है तो आएगा अमोनिया में, सिंपल सी बात है। टेरेस्ट्रियल की बात करें तो देखो इसके नाम में ही आ गया टेरेस्ट्रियल एम्फीबियन, जहां नाम में ही आ गया टेरेस्ट्रियल, मतलब वो किस में जाएगा? यूरिया में जाएगा। मैमल्स अपने मोस्टली क्या होते हैं? टेरेस्ट्रियल, जमीन पे रहते हैं, तो ये भी हो जाएंगे यूरिया में, है ना। और ह्यूमंस भी किस में आएंगे? ह्यूमंस आएंगे मैमल्स में, यानी हम ह्यूमंस में, हमारे अंदर क्या एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है? यूरिया होता है, याद रखना, हम यूरियोटेलिक है। नेक्स्ट है मरीन फिश। आप बोलोगे कि तूने अभी अभी बोला कि मछली तो जल की रानी है, फिर यहाँ क्या हो गया? तेरी तो ऐसी तैसी होगी फिर, है ना। तो मैं सिंपल सी बात बोलना चाहूंगा, मरीन फिश। देखो समुद्र में क्या होता है ना, पानी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता। क्वालिटी का मतलब उसमें सोल्टी कंडीशन, है ना, सोल्टी कंडीशन होती है, नमक बहुत ज्यादा होता है, मतलब इनके पास वो कंडीशन है कि पानी है पर पानी नहीं है, पैसा है बट गरीब है, तो इनको हम मिडल कंडीशन जमीन पे मान सकते हैं, तो इसलिए ये याद रख लेना मरीन फिश। इधर बात करें तो बर्ड्स, देखो बर्ड्स जो आ जाएंगे डायरेक्ट, बर्ड्स तो बर्ड है ना, हवा वाले आगे हवा में उड़ते हैं बर्ड्स, ये तो डायरेक्ट हो गया। अब इंसेक्ट, बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो उड़ते हैं, हमें पता है बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट हैं जो उड़ते हैं, जैसे कि कॉकरोच हो गया, कॉकरोच उड़ सकता है, तो इससे भी ये लॉजिक बन जाएगा कि ये भी उड़ सकता है, यानी इसमें आ जाएगा। अब रेप्टाइल्स की बात करें तो रेप्टाइल्स का एक एग्जांपल याद रखना, जैसे कि मगरमच्छ है, क्रोकोडाइल है, तो क्रोकोडाइल जो है वो ना तो पूरा पानी में रहता है ना जमीन में, पानी में भी रहता है जमीन में भी रहता है ना। तो हम क्या होगा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्रोकोडाइल को पानी में रखें या जमीन में रखें। तो जहां कंफ्यूजन हो जाए तो इन दोनों में मत रखो, इसको किस में रख दो, है ना, क्रोकोडाइल को यूरिक एसिड में रख दो, उठा के जहां पे कंफ्यूजन नहीं उठा के यहां पे रख दो। और क्रोकोडाइल से ही ये क्या याद आ जाएगा अपने को? रेप्टाइल याद आ जाएगा। बस इसमें एक स्नेल थोड़ा याद रख लेना, स्नेल थोड़ा याद रख लेना।
ठीक है, अब नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं हम ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। देखो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या क्या होता है। देखो ये अपने पास क्या है, किडनी है। अरे यार ये मैंने क्या कर दिया, जिंदगी में कभी कभी भूल हो जाती है, कोई बात नहीं। यहाँ पे नीला कलर ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है अपना ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। देखो ये है अपनी किडनी, ये है बहुत प्यारी प्यारी किडनी, और किडनी की शेप देख रहे हो आप कैसी है, बीन शेप है। बीन यानी राजमा, जो घर में बनते हैं ना राजमा चावल, जो आप दो दो थाली ठोक देते हो, है ना, वो वाली राजमा, है ना, कैसी है, बीन शेप है। दो किडनी अपने पास होती है, एक ये किडनी है, एक ये किडनी है, ठीक है। अब किडनी से क्या होगा, किडनी से क्या होगा, ऐसे पाइप नीचे निकल के आएगी, ऐसे पाइप नीचे निकल के आएगी। बहुत ही प्यारी प्यारी पाइप है, बहुत ही सुंदर सुंदर पाइप है। और इस पाइप को क्या बोलते हैं, यूरिटर बोलते हैं, है ना। यूरिटर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। संख्या देख लो, किडनी की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। यूरिटर की भी संख्या, लॉजिकल बात है, एक किडनी से एक पाइप आ रही है तो 2 यूरिटर होती है, ठीक है। अब ये दोनों पाइप एक टंकी में, टंकी नहीं बोलता मैं, टैंक बोलता हूँ, चलो, एक टैंक में ओपन हो जाती हैं। और इस टैंक का नाम क्या है, यूरिनरी ब्लैडर। बोलते हैं ना कि प्रेशर बना हुआ है और टैंक फटने वाला है, वो वाला सीन है, मतलब, है ना, देख रहे हो आप, है ना। तो ये है टैंक, क्या है अपना, यूरिनरी ब्लैडर है। अब यूरिनरी ब्लैडर टैंक है तो जाहिर सी बात है इसकी ओपनिंग भी होगी, है ना। टैंक की ओपनिंग नहीं करेंगे तो ब्लास्ट हो जाएगा ना, तो टैंक की ओपनिंग भी होनी चाहिए। तो टैंक की ओपनिंग का क्या नाम है, यूरिथ्रा है ना। तो अब इनकी संख्या देख लो, यूरिनरी ब्लैडर की संख्या कितनी है, टैंक कितना है अपना, 1 है। यूरिथ्रा कितनी है, ओपनिंग भी 1 है ना। किडनी, अब देख लो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किससे किससे मिलके बना है, अब देख लो यहाँ पे किससे किससे मिलके बना है, 2 किडनी अब प्लस 2 यूरिटर अब प्लस 1 यूरिनरी ब्लैडर अब प्लस 1 यूरिथ्रा। ये टोटल मिलके अपना क्या बन जाता है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बन जाता है। ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अब यहीं पे मैं आपको कुछ चीजें किडनी के बारे में समझाना चाहूंगा। यहां से ये मिटा देते हैं क्योंकि इस किडनी का अपने को इस्तेमाल करना है, तो इसको जूम कर लेते हैं। देखो यहाँ पे ना किडनी, जहाँ पे ये आया, जहाँ पे कौन आ रहा है अपना यूरिटर भाई साहब, जहाँ इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होती है। ऐसे किडनी में एक नोच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइलम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हाइलम। और हाइलम को याद रखना, जहां भी हाइलम वर्ड आ जाए ना, मतलब ये दरवाजा है। दरवाजा मतलब किडनी में जो भी चीज एंट्री लेगी या एग्जिट करेगी, है ना। जैसे यूरिटर ने यहाँ पे एंट्री ली, है ना, या एग्जिट करी, कुछ भी बोलो, ऐसे तो एग्जिट आएगा, ऐसी चीजें आएंगी तो, है ना। तो किडनी में आना और जाना कहाँ से होगा, इस दरवाजे से होगा जिसका नाम है हाइलम, है ना। तो क्या खाली यूरिटर होता है, नहीं नहीं नहीं, अब ब्लड वेसल भी तो यहाँ पे होंगी, वो भी कहाँ से एंट्री लेंगी, इस दरवाजे के थ्रू, हाइलम के थ्रू, ठीक है। और क्या क्या हो सकती है, नर्व्स हो सकती है, नर्व्स हो सकती है। तो जो नर्व्स होंगी वो भी कहां से एंट्री लेंगी, इस दरवाजे के थ्रू, यानी हाइलम के थ्रू। और हाइलम क्या है, एक तरीके की नोच है। इतनी बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ठीक है। अब देखो हाइलम से आगे जब आप जाओगे ना, तो आपको एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ है कि फनल शेप स्ट्रक्चर मिलेगी। हाइलम से आगे जब आप जाओगे तो आपको ऐसे फनल शेप स्ट्रक्चर मिलेगी। मैं थोड़ा ऐसे बना देता हूँ, चित्रकारी मेरी थोड़ी कमजोर है। फनल शेप स्ट्रक्चर मिलेगी और इसको क्या बोलते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं इतनी दूर, इसको हम बोलते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस, ठीक है। देखो रीनल जो वर्ड है वो आते ही क्या याद आना चाहिए कि रीनल वर्ड मतलब किडनी के रिलेटेड है, और हिपैटिक लीवर के होता है, गैस्ट्रिक स्टमक के होता है। ये बातें हमने पता, अरे डकार नहीं आई मेरे को, कुछ नहीं हुआ, ऐसे था, माइक में प्रॉब्लम थी, ठीक है। देखो ठीक है, तो देखते हैं ये क्या बन गया, फनल शेप स्ट्रक्चर आगे हाइलम से, ये क्या बन गया, रीनल पेल्विस बन गया, रीनल पेल्विस। अब देखो एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है ना, आप चेक करना, एक एक लाइन आपकी कवर हो जाएगी, मजा आ जाएगा। देखो क्या लिखा है कि रीनल पेल्विस जो है, रीनल पेल्विस जो है आगे प्रोजेक्ट हो जाता है ऐसे। देखो रफ डायग्राम है, ऑब्वियसली रफ डायग्राम है क्योंकि मैं चित्रकार नहीं हूँ, है ना, पर चीज़ें आपको एक एक याद करा के एक एक समझा के भेजूंगा। देखो ये रीनल पेल्विस है और ये आगे ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हो रहा है, आगे ऐसे प्रोजेक्ट हो जाता है, आगे ऐसे प्रोजेक्ट हो जाता है। और ये किस में प्रोजेक्ट हो जाता है, ये जो आगे प्रोजेक्ट हुआ है, ऐसे बनी है ये पाइप सी, किस में प्रोजेक्ट हो जाता है, ये मेजर कैलिक्स में, बड़ा एम लिखा है यानी मेजर है, मेजर कैलिक्स में प्रोजेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब मेजर कैलिक्स आगे प्रोजेक्ट हो जाएगा किसमें, ये आगे ऐसे डिवाइड हो जाएगा किसमें, माइनर कैलिक्स में, है ना। मेजर था तो जाहिर सी बात है ये किसमें प्रोजेक्ट होगा, माइनर कैलिक्स में, है ना। ये किसमें प्रोजेक्ट हो गया, देखो अब ये वाला अपना क्या बन चुका है, माइनर
कैलिक्स में, ठीक है, माइनर कैलिक्स में। अब देखो माइनर कैलिक्स से आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, आगे बन जाते हैं अपने पिरामिड, आगे बन जाते हैं अपने पिरामिड। और पिरामिड भी कौन से बनते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। अब इनको मैं मेड्यूलरी पिरामिड क्यों बोल रहा हूँ उसका भी मैं रीज़न आपको बताऊंगा। ये अपने बन गए पिरामिड, कौन से, मेड्यूलरी पिरामिड। ऐसे बना। देखो अब जो मैं बातें आपको बताने जा रहा हूँ ना, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। देखो किडनी के बाहर इस किडनी में देख लेते हैं ताकि इस किडनी में अपनी खिचड़ी ना बने। और देखो एक बात ध्यान से, जो इस किडनी में है वो इस किडनी में भी होगा। कहीं ऐसे महारत ही तो नहीं है ना कि इस किडनी में ये होता है, रीनल पेल्विस इसमें नहीं होता, इसमें हाइलम होता है, इसमें नहीं होता। नहीं, जो इसमें है सेम टू सेम इसमें है, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। तो क्या होता है, किडनी के बाहर एक टफ कैप्सूल की कवरिंग होती है ना। जाहिर सी बात है, किडनी है तो बेचारी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो उसे हमें बचाना है, प्रोटेक्शन करनी है। तो उसके बाहर होता है एक टफ कैप्सूल जो किडनी को एक तरीके से प्रोटेक्ट करता है। पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं। अब किडनी के अंदर देखो, अंदर यानी ये वाला स्पेस, अंदर वाले ये वाला स्पेस देखो, इस ब्लैक वाले से अंदर जो दिखाई दे रहा है ना, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंदर वाला पोर्शन जो है ना, अंदर वाला पोर्शन जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो कौन सा पार्ट है कि जो ये पिरामिड में कवर हो रहा है, एक कौन सा पार्ट है किडनी का कि जो ये पिरामिड में कवर हो रहा है, पिरामिड में कवर हो रहा है, ठीक है। और एक कौन सा पार्ट है जो ये खाली पड़ा है, एक कौन सा पार्ट है जो ये बाहर खाली पड़ा है, ठीक है। तो जो ये बाहर वाला पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स, इसको हम बोलते हैं कोर्टेक्स। और अंदर वाला जो भरा हुआ पार्ट दिखाई दे रहा है उसको हम बोलते हैं मेडुला, उसको हम बोलते हैं मेडुला, है ना। अब मेरी बात का ध्यान दो, मैंने क्या बोला था, मेडुलरी पिरामिड। अब ये जो पिरामिड हैं, ये जो पिरामिड हैं, ये कहाँ पे प्रेजेंट है, मेडुला में प्रेजेंट है, इसीलिए इनको मेडुलरी पिरामिड बोला जाता है। अब ये बात भी अपने को याद हो गई, ठीक है। बट यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम है। आपको बोलना चाहिए कि भाई तूने मेडुला बोल दिया कि जहाँ पे पिरामिड बने हुए उस वाले पार्ट को, बट जो ये पिरामिड्स के बीच में ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है, पिरामिड्स के बीच में जो खाली स्पेस बचा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, है ना। तो एक बात यहाँ ध्यान रखना, जो ये खाली स्पेस है ना, ये किसका हिस्सा है, कोर्टेक्स का हिस्सा है, ये मेडुलरी का हिस्सा, मेडुला का हिस्सा नहीं है, ठीक है। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में जो ये खाली स्पेस है, ये किसका पार्ट है, कोर्टेक्स का पार्ट है, मेडुला का पार्ट ये नहीं है। और इनको क्या बोला जाता है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। क्या बोला जाता है, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी, ठीक है। एक बार फिर से मैं बोलता हूं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी इनको बोला जाता है, ठीक है। यहां से बिल्कुल सारी बातें क्लियर हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ने जा रहे हैं। किडनी की मेजरमेंट देखनी है ना, किडनी की लेंथ कितनी होती है, 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ कितनी होती है, 5 से 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं सेंटीमीटर, थिकनेस कितनी होती है, 2 से 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर। शेप की बात करें तो हम कर चुके हैं, बीन शेप होती है ना, जैसी राजमा होती है, राजमा चावल, है ना, आपने 2 प्लेट ठोके थे, मैंने बात भी की थी, ठीक है। तो इनका कलर देखें तो रेडिश ब्राउन इनका कलर होता है। अब किडनी का लेवल देखें तो देखो, मान लो ये कोई इंसान है, ये कोई इंसान है और ये इसकी कमर है, इंसान की पीठ है, ये कमर है। अब कमर में क्या होगी, इंसान की पीठ में कमर में क्या होगी, वर्टिब्रल कॉलम होगी ना, वर्टिब्रल कॉलम होगी, वर्टिब्रल रीढ़ की हड्डी होगी ना, सिंपल सी बात है। अब वो हमसे पूछ रहे हैं कि किडनी कौन से लेवल पे पाई जाएगी, है ना, किडनी इंसान के कौन से, ऐसे बात करें कि यहाँ लेवल पे, यहाँ लेवल पे, यहाँ लेवल पे, किस लेवल पे पाई जाएगी, तो किस लेवल पे, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में, लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर के बीच में पाई जाएगी। देखो ऑर्गन्स का जो लेवल नापते हैं ना, वो लगभग वर्टिब्रल कॉलम के हिसाब से ही नापते हैं कि इस लेवल पे ये पाया जाएगा, इस लेवल पे ये पाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाइलम क्या होता है, हम अच्छे तरीके से देख चुके हैं। रीनल पेल्विस क्या होता है, अच्छे तरीके से देख चुके हैं। 2 जोन होते हैं, कोर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, अच्छे तरीके से देख चुके हैं। देखो, है ना, देखा निंजा टेक्निक देख रहे हो मेरी, यहीं पे ऐसा कुछ करा दिया कि ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। देख लिया ना हमने, हाइलम देख लिया, रीनल पेल्विस देख लिया, कोर्टेक्स देख लिया, मेडुला, है ना। आउटर क्या था, कोर्टेक्स था, इनर था मेडुला था। मेडुलरी पिरामिड्स हमने देख लिया, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी ये भी हमने देख लिया, है ना। क्या था, कोर्टेक्स एक्सटेंड्स इन बिटवीन दी मेडुलरी पिरामिड। मैंने बोला था ना कि रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी जो है वो कोर्टेक्स का हिस्सा होते हैं, मेडुला का हिस्सा नहीं होते, ठीक है। अब हमें पढ़ना पड़ेगा किसके बारे में, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ना पड़ेगा डिटेल में।
तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, नेफ्रॉन्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो अगर इस चैप्टर की बात की जाए ना, इस चैप्टर की बात की जाए तो नेफ्रॉन वाला जो टॉपिक है आप बिना किसी डाउट के बोल सकते हो कि ये सबसे सुपरहिट टॉपिक है, सबसे सुपरहिट। ठीक है, तो बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे कि नेफ्रॉन आखिरकार होते कितने हैं, होते कितने हैं, है ना। तो एक किडनी के पास, है ना, ईच किडनी लिखा हुआ है कि एक किडनी के पास कितने होते हैं, 1 मिलियन होते हैं, है ना। अपने पास कितनी होती है, 2 किडनी होती है, तो एक किडनी के पास इसके भी कितने होंगे, 1 मिलियन, इसके भी कितने होंगे, 1 मिलियन होंगे, है ना। ये संख्या होगी 1 मिलियन होते हैं। अब देखते हैं कि नेफ्रॉन में होता क्या है और कैसे कैसे होता है। देखो अगर इस तरीके से आप करोगे ना तो एनसीईआरटी आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी और कोई भी कंफ्यूजन आपको कभी भी नहीं होगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है ना। सुपरहिट क्वेश्चन है, सुपरहिट क्वेश्चन है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होती है, नेफ्रॉन होता है। पहला क्वेश्चन बन गया। ठीक है, अब देखो नेफ्रॉन में होता क्या क्या है। देखो इस तरीके से करना, मैं फिर से बोल रहा हूं, यहां पे थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दो, इस तरीके से करना, डिवाइड करके मजा आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूं। देखो नेफ्रॉन में क्या होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। नेफ्रॉन में 2 पार्ट होते हैं, एक तो हुआ क्या, ग्लोमेरुलस, और दूसरा क्या हुआ, रीनल टिब्यूल्स, रीनल टिब्यूल्स। ठीक है, नेफ्रॉन में 2 पोर्शन होते हैं, एक ग्लोमेरुलस, एक क्या होता है, रीनल टिब्यूल्स। अब रीनल टिब्यूल्स भी कौन से होते हैं, एक हुआ क्या, बॉमन कैप्सूल, एक हुआ क्या, पीसीटी यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, एक क्या हुआ, लूप ऑफ हेनले, और एक हुआ डीसीटी यानी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। क्लियर है। अब देखते हैं कि ये अरेंजमेंट कैसी है इनकी, इन सब की अरेंजमेंट कैसे है। ये थ्योरी लिखी हुई है, ये अपने को बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ये बाद में पढ़नी है जब हम ये सीख लेंगे, है ना। वैसे इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका कवर हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ पे बात की थी कि नेफ्रॉन के 2 पार्ट होते हैं, एक तो हुआ ग्लोमेरुलस। अब इसमें देख लो ग्लोमेरुलस कहाँ पे है, ये है अपना ग्लोमेरुलस, ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट क्या होता है, रीनल टिब्यूल होते हैं, और रीनल टिब्यूल में क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 चीजें हैं इसमें। बॉमन कैप्सूल है, पीसीटी है, लूप ऑफ हेनले है, डीसीटी है। अब टिब्यूल देख लेते हैं। देखो ग्लोमेरुलस क्या होता है, पहले हम थोड़ी सी ग्लोमेरुलस की बात करते हैं। ग्लोमेरुलस क्या होता है, ये जो कैपिलरीज का गुच्छा बना है ना, यहाँ पे देखो ये अफरेंट आर्ट्रियोल, मतलब ऐसा आर्ट्रियोल, ऐसी कैपिलरी जो यहाँ से ब्लड लेकर आ रही है। देखो इसकी ट्रिक बताता हूं, इसकी मैं आपको ट्रिक बताता हूं याद करने की। ए का मतलब है आ रही है ना, ट्रिक बता रहा हूं। अफरेंट और इफरेंट में आप कंफ्यूज हो जाओगे पक्का। तो ए का मतलब है आ रही है, यानी ये ब्लड लेके आ रही है। ठीक है, अब ब्लड लेके आई और यहां क्या बना, कैपिलरीज का गुच्छा बना, है ना। अब क्या होगा, ब्लड यहां से ऐसे फिल्टर हो जाएगा, है ना। ब्लड क्या है, यहां से फिल्टर हो जाएगा, जो वेस्ट है वो यहां निकल जाएगा, जो जरूरी सामान है वो रह जाएगा ब्लड में ही। ठीक है, और वो जरूरी सामान फिर ब्लड के थ्रू ही, किसके थ्रू, इफरेंट आर्टियोल के थ्रू चला जाएगा। ठीक है, और यहां से जो निकला है वो क्या है, वेस्ट है, अपना वेस्ट पानी के थ्रू निकलेगा, और फिर ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, कैसे जाएगा, ऐसे टिब्यूल में से जाएगा, ऐसे टिब्यूल में से जाएगा, ऐसे टिब्यूल में से जाएगा, और यूरिन के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाएगा। पहली बात हो गई। ठीक है ना। और फ्लो हमने देख लिया, फ्लो कैसे जा रहा है, कुछ ऐसे जा रहा है ना, यहां से ऐसे गया, अब फिर ऐसे गया, अब फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ग्लोमेरुलस क्या है, एक तरीके से कैपिलरीज का गुच्छा है। ये है ग्लोमेरुलस की डेफिनेशन, एनसीईआरटी में चेक कर लो, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज फॉर्म्ड बाय अफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये एक तरीके से गुच्छा ही है, इसका मतलब गुच्छा ही होगा। वैसे अंग्रेजी मेरे को इतनी आती नहीं, पर ये बोल दिया मैंने कि ये गुच्छा है कैपिलरीज का। ठीक है, अब देखो बात करते हैं, ग्लोमेरुलस क्लियर है। अब बात करें रीनल टिब्यूल्स की, इसमें कैसे कैसे होते हैं। देखो रीनल टिब्यूल देखने से ही पता लग रहा है रीनल टिब्यूल इसमें कौन सा है। यहां से स्टार्ट हुआ है, जो ब्लैक कलर में दिख रहा है अपने को, ये क्या बना, एक कप सा बन रहा है। देखो ये एक कप सा बन रहा है, और इस कप में क्या है, अपना ग्लोमेरुलस रखा हुआ है। ठीक है, और इसी कप को क्या बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, इस कप जैसे स्ट्रक्चर को हम इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, अब बोमन्स कैप्सूल से आगे जब बढ़ोगे, देखो ये टिब्यूल वाली स्ट्रक्चर जो है, आगे जब बढ़ोगे तो क्या आएगा, पीसीटी आएगा, यानी प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। फिर क्या आएगा, अपनी हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर आएगी, ये वाली, है ना, ये वाली जो यू जैसा दिख रहा है, ये आएगी। ये क्या है, अपना लूप ऑफ हेनले, है ना। देखो एक लूप है, लूप ऑफ हेनले है। अब लूप में भी देखो ये जो लिम्ब है, इस लूप की ये वाली लिम्ब है, ये नीचे की तरफ आ रही है ना। इसमें फ्लूइड जो है, इसमें फ्लूइड जो है वो नीचे की तरफ आएगा, तो ये है डिसेंडिंग लिम्ब है। और ये वाली लिम्ब है, इसमें फ्लूइड ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये क्या है,
असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, ये असेंडिंग लिम्ब है, ठीक है। तो ये लूप ऑफ हेनले हो गया मान लो यहाँ तक, उसके बाद क्या आएगा अपना डीसीटी आएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब डीसीटी किस में ओपन हो जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ऐसे डीसीटी, ऐसे ऐसे बहुत सारे डीसीटी, ऐसे ऐसे बहुत सारे डीसीटी कलेक्टिंग डक्ट में, एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन होते हैं। ये बात भी बिल्कुल क्लियर है ना। देख लेना, देखो यहाँ पे क्या था, ग्लोमेरुलस था, ग्लोमेरुलस में क्या है, ब्लड आएगा, ब्लड फिर फिल्टर हो जाएगा, है ना। और ये क्या है अपना, ये क्या है अपना बोमन्स कैप्सूल है। बोमन्स कैप्सूल के बाद क्या है, पीसीटी है, उसके बाद क्या है, लूप ऑफ हेनले है, उसके बाद क्या है, डीसीटी है, उसके बाद क्या है, कलेक्टिंग डक्ट है। कहानी खत्म है, ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। फ्रंट आर्ट्रियोल ब्लड लेके आई, है ना, मतलब आया, मतलब आया, आया आया, याद रखना। इफ्रेंट मतलब ले गई, इससे दूर ले गई, ठीक है। ये बातें बिल्कुल क्लियर है और यही बातें यहाँ पे लिखी गई है, ठीक है। अब ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक मान लो आपसे वन वर्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मालफिजियन बॉडी, मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल ये किसको बोलते हैं। देखो ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है, मैं यहाँ से थोड़ा साफ कर लेता हूँ, इधर से खिचड़ी ना बने, ताकि अपने से क्या पूछा गया है कि मालफिजियन बॉडी या रीनल कॉर्पस्कल किसको बोलते हैं। देखो ये जो पोर्शन है ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल वाला, ठीक है, ये कौन सा पोर्शन है कि इसमें बोमन कैप्सूल होगा प्लस क्या होगा, ग्लोमेरुलस होगा, इसको क्या बोलते हैं, मालफिजियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। ग्लोमेरुलस प्लस क्या है, बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। और यहां से भी मैं आपको दिखा दूं कि ग्लोमेरुलस प्लस क्या है, बोमन्स कैप्सूल को क्या बोलेंगे हम, मालफिजियन बॉडी बोलेंगे या फिर रीनल कॉर्पस्कल बोलेंगे। इतनी बातें बिल्कुल ही क्लियर हैं। अब नेक्स्ट देखो, इसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है और एनसीईआरटी में भी जाहिर सी बात है वो दी गई है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। देखो इसमें अपना टिब्यूल पार्ट कौन सा है, टिब्यूल कौन सा है अपना, बोमन कैप्सूल से लेके, है ना, मतलब यहां से लेके ये पूरा टिब्यूल 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 और ये यहां तक चल रहा है ना। टिब्यूल तो हमने देखा ना, टिब्यूल में ये आएंगे अपने, ये अपना टिब्यूल पार्ट है, ठीक है। तो एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी में कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना, इफरेंट आर्ट्रियोल जो आई है वो एक टिब्यूल के अराउंड, है ना, वो टिब्यूल के अराउंड एक क्या बनाती है, कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है। देखो मेरी चित्रकारी फिर से वही है, बस हमें रफ में याद रखना है कि कैपिलरीज का नेटवर्क बनाती है, कैपिलरीज का नेटवर्क, ठीक है। और उस कैपिलरीज के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज बोलते हैं, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क बोलते हैं, है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पेरी ट्यूबुलर, जो पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क है वो किसने बनाया है, इफरेंट आर्ट्रियोल ने बनाया है। इससे अलग क्वेश्चन उसमें नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब पेरी ट्यूबुलर में ही याद रखना, पेरी ट्यूबुलर में ही याद रखना कि पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क है ना, उसी नेटवर्क की एक कैपिलरी होती है, उसी नेटवर्क की एक कैपिलरी होती है जो किसके पैरेलल चलती है, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलती है, जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलती है। और उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, उसको क्या बोलते हैं, वासा रेक्टा, ठीक है। मैंने क्या बोला, देखो हमने पहले क्या बात करी, एक बार शुरू से कर लेते हैं। हमने पहले क्या बात करी, हमने पहले बात करी कि जो इफरेंट आर्ट्रियोल है ना वो क्या बनाएगी, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क बनाएगी, किसके अराउंड, टिब्यूल के अराउंड। ये अपना पूरा टिब्यूल है, पहली बात हो गई, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के नेटवर्क की ही एक क्या है, एक कैपिलरी है जो लूप ऑफ हेनले के पैरेलल चलती है ना। देखो ये नीचे का इसके ऐसे पैरेलल चल रही है, ये ऊपर का इसके पैरेलल चल रही है, और उसको क्या बोला जाता है, वासा रेक्टा बोला जाता है। तो वासा रेक्टा किसकी कैपिलरी है, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज के नेटवर्क की ही एक कैपिलरी है। पहली बात ये क्लियर होगी, पहली क्या दूसरी तीसरी भी क्लियर होगी, ठीक है। देखो ये वही बातें लिखी गई हैं, वासा रेक्टा पेरी ट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है, टाइप ऑफ नेफ्रॉन्स, ठीक है। नेफ्रॉन्स के हम टाइप देख रहे हैं, दो टाइप होते हैं, कौन से, एक होंगे कोर्टिकल नेफ्रॉन्स, दूसरे होंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन्स, ठीक है। इसको मैं यहीं से आपको समझाना चाहूंगा, पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, जो भी हमने खिचड़ी यहाँ पे बना दी है उसको साफ कर लेते हैं। देखिए अब देखो हमने बात की थी, हमने किडनी के बारे में बात की थी ना, एक किडनी के बारे में मैंने आपको बताया, अरे ये क्या हुआ, ठीक है। तो किडनी के बारे में हमने बात की थी कि किडनी कुछ ऐसी होती है, किडनी का डायग्राम हमने बनाया था, और किडनी में यहां तक लगा लो ऐसे ऐसे कुछ, यहां तक अंदर वाला पोर्शन क्या होता है, मेड्यूला, अंदर वाला पोर्शन होता है मेड्यूला, और बाहर वाला पोर्शन को हमने बोला था कॉर्टेक्स,
बाहर वाले पोर्शन को बोला था कॉर्टेक्स। ये बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं ना। मेडुला में क्या थे अपने, वो पिरामिड प्रेजेंट थे, याद आया, पिरामिड प्रेजेंट थे ऐसे, ठीक है। तो इतनी बात हम कर चुके हैं। अब देखिए नेफ्रॉन दो टाइप के होंगे, नेफ्रॉन दो टाइप के होंगे। देखो जिनका ये लूप ऑफ हेनले है ना, ये लूप ऑफ हेनले, देखो ये नीचे तक आ रहा है ना, इसमें लूप ऑफ हेनले है। तो यहाँ पे देखो जिनका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला के अंदर बहुत थोड़ा हो वो हो जाएंगे कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और जिनका लूप ऑफ हेनले मेड्यूला के अंदर डीपली बहुत गहरा जाए वो हो जाएंगे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। इसको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। देखो मान लो किसी का एक मैं नेफ्रॉन बनाने जा रहा हूं। नेफ्रॉन क्या, हम सिर्फ लूप ऑफ हेनले देखते हैं, ठीक है। ये अपना ब्लैक लाइन से नीचे, ये ब्लू बना देता हूं मैं, ब्लू लाइन से अंदर क्या है अपना मेडुला रीजन है, और ये बाहर क्या है कॉर्टेक्स वाला रीजन है। तो मान लो किसी नेफ्रॉन का लूप ऑफ हेनले सिर्फ इतना सा मेडुला रीजन में जा रहा है और बाकी सारा कॉर्टेक्स में है, और दूसरा नेफ्रॉन है, मान लो दूसरा नेफ्रॉन है, उसका जो लूप ऑफ हेनले है वो वेरी डीप है ना, बहुत अंदर तक इसमें जा रहा है, मेडुला रीजन में जा रहा है, बाकी छोटा सा क्या है कॉर्टेक्स में है, ठीक है। तो इनकी नेमिंग जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, नाम से ही हो जाएगा। देखो ये क्या है, थोड़ा सा मेडुला में है, बाकी सारा किस में है, कॉर्टेक्स में है, तो ये हो जाएगा कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरे की बात करें तो ये मेनली सारा किस में चला गया, मेडुला में चला गया, तो ये हो जाएगा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो यही अपनी यहाँ पे बताया गया है कि लूप ऑफ हेनले छोटा होता है और एक्सटेंड लिटिल इनटू मेडुला। सिंपल सी बात है, देखो इसका लूप ऑफ हेनले बहुत लंबा होगा तभी तो इतना डीप गया है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो ये अपना हो चुका है। और इनकी बात करें परसेंटेज की, देखो जो टोटल अपने नेफ्रॉन होते हैं ना, उसमें से 85% कौन से होते हैं अपने कॉर्टिकल होते हैं, और 15% यानी बहुत कम कौन से होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होते हैं। ये हम बात कर चुके हैं पेरिट्यूबुलरी, ये कैपिलरी और वासा रेक्टा की हम बात कर चुके हैं, ठीक है। और ये एक पॉइंट है, वासा रेक्टा इज अब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड इन कॉर्टिकल नेफ्रॉन। मतलब क्या है, वासा रेक्टा जो होती है वो क्या है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन में क्या होती है, या तो अब्सेंट होती है या फिर हाईली रिड्यूस्ड होती है, ठीक है। अब हम आएंगे यूरिन फॉर्मेशन पे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है क्या, यूरिन फॉर्मेशन। तो यूरिन फॉर्मेशन में बेसिकली क्या है, तीन चीजें अपने को पढ़नी है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, फिर हम पढ़ेंगे रीअब्जॉर्प्शन, फिर हम पढ़ेंगे सिक्रीशन या फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन इसको बोलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए मेहरबान कदरदान, अब हम करने वाले हैं यूरिन फॉर्मेशन का पहला स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप, जो कि क्या है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। पहला स्टेप क्या है यूरिन फॉर्मेशन का, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब इसके नाम में आ रहा है फिल्ट्रेशन, यानी फिल्ट्रेशन होगी, है ना। कहाँ पे होगी, ग्लोमेरुलस पे होगी, और कैसे होगी वो हम देख लेते हैं, है ना। हमें अपने इसी डायग्राम को, है ना, जादुई डायग्राम को एक बार फिर से देखना पड़ेगा और चीजों को समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हो क्या रहा था, है ना, मैं ब्लड के लिए ब्लू कलर का यूज कर रहा हूँ, ब्लू कलर का, ठीक है। यहाँ पे हो क्या रहा था, ब्लड आया किससे आया, ब्लड आया किससे, अफरेंट आर्टेरियोल से, ठीक है। ब्लड किससे आया, अफरेंट आर्टेरियोल से आया। और कहाँ पे है ब्लड, अब इसमें ग्लोमेरुलस में है। ग्लोमेरुलस क्या है, कैपिलरीज का गुच्छा है जो किसमें प्रेजेंट है, ये बोमन कैप्सूल के ऐसे पैक है एक तरीके से इधर, ठीक है। किसमें, बोमन कैप्सूल। ये देखो ये कैप्सूल जो बन रहा है ये बोमन कैप्सूल है, ठीक है। अब देखो यहां से ब्लड आया, ऐसे ग्लोमेरुलस में आया। अब यहां पे होगा क्या, अब मैं ब्लड के लिए जो फिल्टर होगा ना, ब्लड के लिए ब्लैक कलर नहीं, ब्लैक नहीं यार, दूसरा लेते हैं, रेड वाला लेते हैं, ठीक है, रेड वाला लेते हैं। अब यहां पे ब्लड है तो ब्लड, अब देखो फिल्टर कैसे होगा, ग्लोमेरुलस में है, ग्लोमेरुलस क्या है, एक ब्लड कैपिलरी तो है, तो ग्लोमेरुलस में है तो ऐसे फिल्टर होके यहां पे आ जाएगा, ठीक है। और ये यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है। ये अपने को लॉजिक समझ में आया, है ना। अब जाहिर सी बात है, देखो जाहिर सी बात है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, हमें पता है ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ब्लड के अंदर होता है क्या, प्लाज्मा प्लस क्या होते हैं, ब्लड सेल्स, ये होता है ब्लड का सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या होता है, प्लाज्मा और ब्लड सेल। अब यहाँ पे जो फिल्टर होगा ना, ये जो फिल्टर हुआ है ये सिर्फ प्लाज्मा होगा, ब्लड सेल जो है वो फिल्टर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो एक सॉलिड पार्ट है ना। ब्लड का सिर्फ प्लाज्मा जो यहाँ से फिल्टर होता है। अब ब्लड सेल्स क्या है, जो बच गई ब्लड सेल है ना, ब्लड सेल तो बच गई, वो बाकी के ब्लड में ऐसे बह जाएंगी, किसके, इफरेंट आर्टेरियोल के थ्रू, ठीक है। और प्लाज्मा में भी ऐसा नहीं है कि सारा के सारा प्लाज्मा फिल्टर हो जाता, नहीं, जो अपने को निकालना है, जितना जरूरत है
है निकालने की उतना ही जाएगा। जो प्लाज्मा के मुख्य मेन प्रोटीन है वो बिल्कुल भी फिल्टर नहीं होंगे, है ना, वो बच के ऐसे ब्लड में ही रहेंगे, अपनी बॉडी में ही रहेंगे, है ना, क्योंकि ये तो अपनी बॉडी से बाहर जा रहा है ना, तो अपने को वेस्ट वाला ही निकालना है। ये सिंपल सी बात अपने को समझ में यहाँ आ गई है, ये सिंपल सी बात अपने को समझ में आ गई है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। इसी चीज को अगर मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, है ना। अब ऐसा कैसे दिखाई दिया वो हम एक बार दोबारा से समझेंगे उस चीज को। देखो, ये अपने क्या है, ग्लोमेरुलस है, ये क्या है अपना ग्लोमेरुलस है। अब ग्लोमेरुलस में क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज का गुच्छा है ना, कैपिलरीज का गुच्छा है ये। अब जाहिर सी बात है यहाँ पे एक कैपिलरी हम पकड़ लेते हैं, ठीक है, मान लो ये कैपिलरी है, ये ऐसे कैपिलरी है एक, है ना। अब सिंपल सी बात है, इसमें क्या भरा हुआ है, ब्लड भरा हुआ है। एक तो ये कैपिलरी हो गई, दूसरी चीज यहाँ पे क्या हो गई, दूसरी चीज मैं ब्लैक से बनाऊंगा, दूसरी चीज तो अपनी बोमन कैप्सूल की लेयर है ना। बेसिकली हम लेयर की बात कर रहे हैं कि कितनी लेयर को पार करके वो ब्लड फिल्टर हो रहा है ना। पहली लेयर तो कौन सी अपनी, ये वाली है, किसकी है, ये ग्लोमेरुलस की कैपिलरी की है ना। और क्या आ जाएगा बीच में ये दूसरा पार्ट ये बीच में आ जाएगा ना, जो बीच में इन दोनों के बीच में पार्ट बच गया। तीसरा क्या है अपनी, ये बोमन कैप्सूल वाला आ गया। ठीक है, तो तीन चीजें हो गई, हमने तीन चीजें देखी यहाँ पे। तीन चीजें कौन सी देखी, देखो ये कौन सी हो जाएगी, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, ये तो अपनी ग्लोमेरुलस की जो कैपिलरी थी वो हो जाएगी जिसमें ब्लड भरा हुआ है। अब ब्लड क्या है, ऐसे फिल्टर होना है, ऐसे फिल्टर होना है, ठीक है। और ये क्या है, एपिथीलियम ऑफ बोमन कैप्सूल, ये बोमन कैप्सूल वाली लेयर है ना। और इनके बीच में जो पोर्शन था वो क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, जो इन दोनों के बीच में पोर्शन था, ठीक है। और ब्लड को कुछ ऐसे फिल्टर होना है। अब यहाँ पे याद रखने लायक बात क्या है कि जो बोमन कैप्सूल की एपिथीलियम होती है ना, उसकी सेल्स को क्या बोला जाता है, पोडोसाइट्स बोला जाता है। पोडोसाइट्स नाम आपको याद रखना है ना। और एक खास बात कि इनके बीच में देखो, ये पोडोसाइट है, ये भी पोडोसाइट है, ये भी पोडोसाइट है, ये भी पोडोसाइट है। और सेल्स के बीच आप देख पा रहे हो कितने, एक पोर से बन रहे हैं, पोर बन रहे हैं, स्लिट या पोर बन रहे हैं, है ना, स्लिट या पोर बन रहे हैं। इसीलिए इस मेम्ब्रेन को क्या बोला जाता है, स्लिट मेम्ब्रेन इसको बोला जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी बातें बिल्कुल ही क्लियरली अपने को समझ में आ रही है कि कैसे कैसे फिल्टर हुआ, कहाँ कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो क्या होगी, फिल्ट्रेशन के तीन लेयर के थ्रू हो रही है। एक तो ब्लड वेसल होगी ना, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल, जो कि है ना किसने, ग्लोमेरुलस की थी, है ना। वो एक बीच में हो जाएगा, बीच वाला पोर्शन, ये वाला बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, बेसमेंट मेम्ब्रेन हो गया। और एपिथीलियम किसकी हो जाएगी, ये बोमन कैप्सूल की, है ना। और इनके थ्रू कुछ ऐसे ब्लड फिल्टर अपना हो जाएगा। पोडोसाइट की बात हम कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। स्लिट होते हैं, पोर होते हैं, वो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं GFR की, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट है, ठीक है। ये क्या है, अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट फॉर्म्ड बाय द किडनीज पर मिनट, है ना। मतलब क्या है, जो हम बार बार बोल रहे हैं कि ब्लड ऐसे फिल्टर हो जाएगा, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि ब्लड ऐसी फिल्टर हो जाएगा, है ना। तो ये क्या है, एक मिनट में जितना ये फिल्टर बनेगा, है ना। मान लो यहाँ पे फिल्टर होके जाओ, यहाँ पे पहुंचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, फिल्ट्रेट बोलेंगे, जो यहाँ पे फिल्टर होके पहुंचेगा। तो एक मिनट में ये फिल्ट्रेट कितना बना है, उसको क्या बोल देंगे हम, GFR, यानी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट। नेक्स्ट है GFR इन एन हेल्दी इंडिविजुअल, है ना। एक हेल्दी इंडिविजुअल की GFR की बात हो रही, कितना होता है, 125 ml पर मिनट, 125 ml पर मिनट, है ना। और इसको दिन की देखोगे तो मिनट को क्या है, दिन के हिसाब से देख लो तो 180 लीटर पर डे हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखो, हम एक्सप्लेन GFR, हम GFR को अच्छे तरीके से समझेंगे। और ये बहुत बढ़िया चार्ट है, इससे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है, ठीक है। देखो, सबसे पहले क्या है, कार्डियक आउटपुट, सबसे पहले क्या है, कार्डियक आउटपुट। अब कार्डियक आउटपुट क्या होती है कि हार्ट ने कितना ब्लड पंप किया, 5 लीटर पंप किया। अब 5 लीटर का जाहिर सी बात है हाथों में भी जाएगा, पैरों में भी जाएगा, है ना, और कहीं दूसरे ऑर्गन है बॉडी में, ब्रेन में भी जाएगा, आंखों में भी जाएगा, और उन्हीं में से एक ऑर्गन अपना किडनी है तो किडनी में भी जाएगा, ठीक है। तो टोटल कार्डियक आउटपुट कितनी है, 5 लीटर है। तो 5 लीटर में जाहिर सी बात है पूरी बॉडी में ब्लड जाएगा, बट किडनी तक जितना पहुंचेगा
वो क्या है, सिर्फ 20% है, सिर्फ 20% है। और उसको क्या बोलते हैं, रीनल ब्लड फ्लो। रीनल का मतलब क्या होता है, किडनी ब्लड फ्लो, यानी कितना कितना ब्लड रीनल यानी किडनी तक पहुंचा, है ना। तो 5 लीटर का 20% कितना है, लगभग 1 लीटर किडनी पे पहुंचा। ठीक है, अब हमने बात की थी कि ब्लड के अंदर क्या होता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा होती है और क्या होती है, ब्लड सेल्स होती हैं। और हमने ये भी बात की थी कि ब्लड सेल तो फिल्टर होती ही नहीं है, सिर्फ प्लाज्मा फिल्टर होता है। ठीक है, और हमें बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन वाले में ही पढ़ चुके हैं कि ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा होती है वो कितनी होती है, 55%, और 45% क्या होती है, ब्लड सेल होती है ना। तो जाहिर सी बात है, जो ये 1 लीटर है इसका 45% जो है वो तो फिल्टर हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो ब्लड सेल्स हैं, है ना। इसका 55% ही है जो फिल्टर हो सकता है। कितना, 55%। वो क्या बन जाएगा, रीनल प्लाज्मा फ्लो, है ना। देखो ब्लड में क्या है, ब्लड सेल्स भी इंक्लूडेड है, बस उसमें से ब्लड सेल निकाल दो तो प्लाज्मा बच जाएगी। तो रीनल प्लाज्मा फ्लो मतलब क्या है, किडनी के पास से कितनी प्लाज्मा पहुंची, कितनी, इसका 55%, कितना, 625 ml। ठीक है, अब हमने बात की थी कि सारा का सारा प्लाज्मा तो फिल्टर हो नहीं जाएगा, है ना। जो उसमें प्लाज्मा के प्रोटीन है या और भी जरूरी सामान है वो फिल्टर नहीं होगा, सिर्फ कितना होता है, 20%। फिर कितना, 20% फिल्टर होता है। अब 625 का अगर 20% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 125 ml आ जाएगा, जो कि 1 मिनट का है। 1 मिनट का है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट भी ये क्या है, 5 लीटर 1 मिनट का होता है। तो जाहिर सी बात है ये भी 125 ml पर मिनट आएगा। ये हो जाएगा अपना GFR, ये हो जाएगा GFR। ठीक है, सिंपल है। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है रास यानी रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। अब इसमें क्या होता है, देखो इसमें अगर ये फ्लो चार्ट आप पकड़ लेते हो ना, तो आपको कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये वाला फ्लो चार्ट, हाँ, बेसिकली रास एक्टिवेट कब होता है, रास एक्टिवेट कब होता है, जब GFR कम हो, है ना, और BP कम हो, है ना। इंसान का GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम हो और BP उसका ब्लड प्रेशर भी कम हो, तब क्या एक्टिवेट होता है, रास एक्टिवेट होता है। ठीक है, अब रास में होता क्या क्या है, तो मैंने क्या बोला है, इस फ्लो चार्ट को पकड़ लो, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इस फ्लो चार्ट को अगर आप पकड़ लोगे, अगर नहीं अगर 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 मगर छगर फगर, ठीक है। तो देखो अब ये जब GFR कम होगा या फिर BP ब्लड प्रेशर घटेगा तो क्या एक्टिवेट हो जाएगा, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल एक्टिवेट हो जाएंगी। अब जक्स्टा ग्लोमेरुलर क्या सिक्रेट करेंगी, ये वाली सेल क्या सिक्रेट करेंगी, रेनिन को सिक्रेट करेंगी। अब देखो रेनिन क्या करेगा, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजियोटेंसिन 2 में। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आना चाहिए कि एंजियोटेंसिनोजन किसने बनाया है, तो इसको कौन बनाता है, इसको लीवर बनाता है। इसको कौन बनाता है, लीवर बनाता है। और रेनिन किसने सिक्रेट किया था, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल ने। बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दो, अपना BP घटा हुआ था, कम था, GFR भी कम था, तो हमें GFR को भी बढ़ाना है और ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाना है। तो एंजियोटेंसिनोजन 2 से, एंजियोटेंसिनोजन 2 मतलब 2 से, समझ रहे हो ना, हिंदी भाषा। ठीक है, तो इससे 2 काम होंगे, एक तो होगा वेजोकंस्ट्रिक्शन, एक होगा रिलीज ऑफ एल्डोस्टेरोन। अब ये दोनों चीज क्या है, किस तरफ इशारा कर रही है कि GFR भी बढ़ जाएगा, BP भी बढ़ जाएगा, है ना। वेजोकंस्ट्रिक्शन से तो डायरेक्ट अपने को समझ में आता है कि BP बढ़ जाता है ना। कोई भी पाइप है, मान लो कोई भी पाइप है, अगर आप उसको कंस्ट्रिक्ट यानी दबाओगे तो उसमें प्रेशर बढ़ जाएगा, सिंपल सी बात है ना, जो प्रेशर दीवारों पे लगेगा। ठीक है, एल्डोस्टेरोन क्या करता है, ये हार्मोन वाले चैप्टर के लिए बचा के रखो, वहां पे अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था अपना पूरा रास, है ना। क्या है, GFR लो, BP लो, उसको क्या है, हमें बढ़ाना है, दोनों को बढ़ाना कैसे है, ये फ्लो चार्ट पकड़ लेना है, बस खत्म है। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं रीअब्जॉर्प्शन की, रीअब्जॉर्प्शन एट डिफरेंट टोब्यूल, है ना। देखो इसी फ्लो को पकड़ लेना कि PCT पे किस किस चीज का हुआ, लूप ऑफ एनलेक पे किस चीज का, DCT पे किसका, और कलेक्टिंग डक्ट पे किसका, है ना। इसमें थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें, है ना। और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो मैक्सिमम कहाँ होता है, अपने PCT पे होता है। ठीक है, मैक्सिमम 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर का यहीं पे हो जाता है। ठीक है, और क्या है, एक्टिवली किसका होगा यहाँ पे PCT पे, सोडियम आयन का, ग्लूकोज का, अमीनो एसिड का। पैसिवली किसका होगा, यूरिया का होगा।
ठीक है। लूप ऑफ हेनले की बात करें तो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, फिर से वही है यार, ये नॉर्मल सी यादें करने वाली चीजें हैं। इसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछे जाने लायक जहां पे खास होगा ना, वो मैंने जैसे ये बता दिया, ठीक है। वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मिनिमम अब्जॉर्प्शन एट असेंडिंग लिंक, ये आपकी क्वेश्चन पूछने वाली बात आ गई है ना, कि मिनिमम अब्जॉर्प्शन कहां होता है, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिंब पे। कहां पे होता है, लूप ऑफ हेनले के असेंडिंग लिंब पे होता है मिनिमम, ठीक है। मैक्सिमम कहां पे था, पीसीटी पे था। नेक्स्ट है डीसीटी पे सोडियम आयन वाटर बाइकार्बोनेट, है ना। अब यहाँ पे क्या है, डीसीटी में यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाने लायक बात क्या है कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए कि कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो डीसीटी आंसर जाएगा। सुपर हिट क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन गए हैं जो बढ़िया क्वेश्चन है, 1 2 3, मैक्सिमम, मिनिमम और कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन। कलेक्टिंग डेट से वाटर एंड सोल्ट, यहाँ पे इतना कुछ सॉलिड नहीं बनता। देखो क्वेश्चन तो वही बात है, कहीं से ही बन सकता है, पर मैं आपको सुपर हिट वाले क्वेश्चन यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। अब क्या है, रीअब्जॉर्प्शन के बाद हम बात कर रहे हैं ट्यूबुलर सिक्रेशन की। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा। फ्लो अपना वही रहेगा, पहले हम पीसीटी देखेंगे, फिर डीसीटी, फिर लूप ऑफ हेनले, फिर कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। लूप ऑफ हेनले में तो कुछ याद ही नहीं रखना आपको, है ना। नेक्स्ट की मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो पीसीटी और डीसीटी की ट्रिक है क्या, हेमंत कुमार अमोनिया या फिर हरीश कुमार अमोनिया, कुछ भी कर लो, ठीक है। हेमंत कुमार अमोनिया, हेमंत कुमार अमोनिया, ठीक है। और कलेक्टिंग डक्ट में देखो, इसमें 3 लेटर है ना, पी सी टी 3 लेटर हैं, डी सी टी में 3 लेटर हैं, तो यहाँ पे तीनों आएंगे हेमंत कुमार अमोनिया। कलेक्टिंग डक्ट में सिर्फ 2 लेटर हैं, तो इसमें क्या है, अमोनिया कट जाएगा, सिर्फ आएगा हेमंत कुमार। खत्म है, बहुत आसान है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के, ना। इसे बहुत बेहतरीन जो क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन बता रहा हूं मैं, ठीक है। यही क्वेश्चन बनते हैं, सुपर हिट क्वेश्चन यही वाले बनते हैं। देखो काउंटर करंट जो बनता है किस किस की हेल्प से बनता है, हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा, है ना। सिंपल है, देखो काउंटर करंट होता क्या है, मान लो ये एक लिंब है और ये दूसरा लिंब है, ठीक है। अब देखो अगर फ्लो इस वाले लिंब में ऐसे फ्लो हो कि चीजें ऐसे जा रही है, नीचे फिर ऊपर जा रही है ना, और दूसरे वाले लिंब में क्या हो, ठीक इसके ऑपोजिट फ्लो जा रहा हो ना, इसमें कैसे जा रहा है, फ्लो ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो क्या है, देखो एक दूसरे के पैरेलल चल रहे हैं, है ना। और फ्लो की बात करें, फ्लूइड के फ्लो की बात करें, एक दूसरे से ऑपोजिट है, एक दूसरे से ऑपोजिट फ्लो है, तो इसी सिस्टम को बोलते हैं क्या, हम क्या बोलते हैं, काउंटर करंट सिस्टम बोलते हैं। और ये किस किस से बनता है, लूप ऑफ हेनले, है ना। मान लो इनमें से एक लूप ऑफ हेनले है और दूसरी क्या है, मान लो दूसरी क्या है, वासा रेक्टा है। और वासा रेक्टा मैंने आपको बताई थी क्या होती है, जो अपना पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क था, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज का नेटवर्क था, उसी की एक कैपिलरी होती है वासा रेक्टा, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि काउंटर करंट मैकेनिज्म जो है उसका पर्पस क्या है, तो उसका पर्पस है कंसंट्रेटेड यूरिन, है ना। मतलब अपने यूरिन में ज्यादा पानी नहीं बहना चाहिए, नहीं तो बॉडी में पानी का कमी हो जाएगा ना। अब देखो नेक्स्ट एक एनसीईआरटी की लाइन का डायरेक्ट क्वेश्चन है कि ग्रेडियंट इन काउंटर करंट इज मेनली कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। याद क्या रखना है, NaCl एंड यूरिया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन इनिशियल फिल्ट्रेट, मतलब है ना। देखो फिल्ट्रेट तो हमने देखा था ना, कैसे कैसे फिल्ट्रेशन हुई थी, तो जो फिल्ट्रेट बना है उसको कंसंट्रेटेड करते गए, है ना, तब जाके हम यूरिन फाइनल बाहर निकालते हैं। रीजन सिंपल सा है यार, अगर इतना सारा पानी अगर हम यूरिन निकालने में ही बहा देंगे तो सिंपल सी बात है, पूरा दिन हमें पानी ही पीना पड़ेगा, है ना, बर्बादी हो जाएगी। तो कंसंट्रेटेड करना भी जरूरी होता है ना। सिंपल है। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अपना टॉपिक है मिक्सचुरेशन। अब मिक्सचुरेशन में क्या होता है, कैसे होता है, उसको हम देख लेते हैं, जान लेते हैं बहुत ही शानदार तरीके से, ठीक है। देखो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है ना, इसको मैं अपनी शानदार चित्रकारी की मदद से आपको समझाऊंगा। शानदार चित्रकारी रहेगी, टेंशन मत लो। देखो मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, देखो हम क्या कर रहे थे, जब ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम देख रहे तो हमने कैसे देखा था कि यहाँ पे किडनी होती है और किडनी से नीचे 2 पाइप आती हैं, है ना, जिनको हम बोलते हैं यूरेटर, और ये आके किस में खुल जाती हैं, एक टैंक में खुल जाती हैं, जिसको हमने क्या बोला था, यूरिनरी ब्लैडर। अब मैंने ब्लैडर का साइज थोड़ा बड़ा बनाया है, किडनी का छोटा बनाया है जानबूझ के, क्योंकि इस टॉपिक में अपने को मिक्सचुरेशन वाले टॉपिक में ब्लैडर का काम है,
ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, देखो किडनी से क्या आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, है ना, क्या आएगा आपको पता ही है, यूरिन अपना आएगा और ये ब्लैडर में भर जाएगा। ब्लैडर में यूरिन 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 भर जाएगा। अब ब्लैडर में जब यूरिन भरेगा तो जाहिर सी बात है ये यूरिन जब भरेगा तो ये ब्लैडर की दीवारों पे प्रेशर लगाएगा, है ना, ब्लैडर की जो वॉल्स हैं उन पे ये प्रेशर लगाएगा। अब इन पे प्रेशर लगेगा, ये जो इसकी दीवार है इस पे प्रेशर लगेगा तो ये क्या होंगी, स्ट्रेच हो जाएंगी, है ना, यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल्स हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगी। अब उसकी वॉल्स पे स्ट्रेचिंग होने से क्या होगा, कहाँ सिग्नल जाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, सीएनएस के पास सिग्नल जाएगा कि भाई टंकी अपनी भर चुकी है, इसे कृपया करके खाली कर दीजिए, खाली कर दीजिए। ठीक है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये बात जब पता लगेगी कि टंकी भर चुकी है तो वो ऑर्डर देगा ना। देखो नर्वस सिस्टम का काम, खासकर सीएनएस का काम क्या होता है, ऑर्डर देना कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो। अब वो ऑर्डर देगा कि भाई टंकी को खाली कर दीजिए, टंकी को खाली कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बात की थी कि यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग, जो यहाँ पे ओपनिंग है उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, यूरिथ्रा बोलते हैं। ठीक है। अब यूरिथ्रा पे, यहाँ पे ओपनिंग पे क्या होता है कि यूरिथ्रल स्पिंक्चर लगा होता है, यूरिथ्रल स्पिंक्चर, इसको मैं अलग कलर से बना देता हूं, ये लगा हुआ है यूरिथ्रल स्पिंक्चर। अब जाहिर सी बात है ये यूरिथ्रल स्पिंक्चर जब तक नहीं खुलेगा, जब तक नहीं खुलेगा तो यूरिन बाहर नहीं जा सकता। ठीक है। यूरिन को बाहर जाने के लिए इसका खुलना जरूरी है। तो सीएनएस यहाँ पे दो काम करवाएगा, सीएनएस दो काम करवाएगा। एक तो क्या बोलेगा वो कि इस स्पिंक्चर को, ये जो गेट लगा हुआ है इसको खोल दीजिए, यानी यूरिथ्रल स्पिंक्चर जो है वो क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्या काम करवाएगा, देखो दो काम बोले ना, एक तो ये हो गया, दूसरा क्या काम करवाएगा कि ये जो यूरिनरी ब्लैडर के, है ना, यूरिनरी ब्लैडर में जो मसल होंगी ना, जो मसल्स होंगी उनकी क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। देखो मसल की, इन मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो समझ पा रहे हो ना, अब विजुअली समझ पा रहे हो, कॉन्ट्रैक्शन होगी, है ना, तो प्रेशर से, है ना, ऐसे मान लो ये कॉन्ट्रैक्शन होगी तो ऐसा हो जाएगा और प्रेशर 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 पड़ेगा और इस चीज को हमें बाहर भेजना है यूरिन को, है ना। तो दो चीजें यहाँ पे पकड़नी है पूरे टॉपिक में, जो भी मैंने समझाया। इसमें क्वेश्चन कहाँ से बनेगा उसके लिए बता दूं, देखो कमाल देख रहे हो कितने छोटे से में खेल रहे थे हम, है ना, सिर्फ इतने एरिया में खेल रहे थे। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनेगा इस टॉपिक में वो मैं बता दूं। कन्फ्यूजन कहाँ होगी, कन्फ्यूजन कहाँ होगी, दो चीजें हमने सिर्फ देखी है। एक तो हमने देख रहा है यूरिथ्रल स्पिंक्चर, यूरिथ्रल स्पिंक्चर क्या होता है, क्या होता है, रिलैक्स होता है, पहला क्वेश्चन। और यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। दूसरा क्वेश्चन इससे अलग इसमें क्वेश्चन ही नहीं बनेगा, बस यहीं पे हमें कंफ्यूजन होती है। ठीक है। क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, पहला क्वेश्चन, है ना। रिलैक्सेशन नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्शन करना है, याद रखना। रिलैक्सेशन किसकी हुई है, यूरिथ्रल स्पिंक्चर की हुई है, एक की रिलैक्सेशन एक की कॉन्ट्रैक्शन। और ये तो कॉमन सेंस की बात है कि यूरिथ्रल स्पिंक्चर की क्या होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए, रिलैक्सेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये खुलना चाहिए ये गेट अपना यहाँ पे। ठीक है। सिंपल है, मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो ये जो है एनसीईआरटी का कुछ डाटा है ना, ये अपने को याद रहना चाहिए। यूरिन पर डे, यानी हम एक दिन में कितना यूरिन अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, 1 से 1.5 लीटर, 1 to 1.5 लीटर। थोड़ा थोड़ा सा बच गए, नहीं तो बड़े वाली जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती है वो भर देते हैं हम, थोड़ा थोड़ा सा बच गए। ठीक है। और कई लोग तो शायद भर भी देते हो, एवरेज वैल्यू है ना। ठीक है। और पीएच की बात करें, पीएच ऑफ यूरिन की बात करें तो थोड़ा सा एसिडिक साइड रहेगी, कितनी रहेगी, 6, है ना, 6 उसकी पीएच रहती है। कलर की बात करें तो कलर तो सबको पता है, यूरिन का कलर कैसा है, लाइट येलो होता है। अब बात करें यूरिया पर डे, देखो सिंपल सी बात है, हम जितना भी ये तामझाम कर रहे हैं, मैंने शुरू में बात की थी ना, एनिमल्स कौन से होते हैं, एक अमोनोटेलिक जो अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, एक यूरिया एक्सक्रीट करेंगे, एक यूरिक एसिड। और हमने ह्यूमंस की बात करी थी, यानी मैमल्स की हमने बात की थी कि मैमल्स क्या करते हैं, यूरिया को एक्सक्रीट करते हैं। और ये तामझाम है जो ये यूरिन है किस लिए है, सारा यूरिया को निकालने के लिए है। ठीक है। अब यूरिया हम एक दिन में, यूरिया पर डे एक दिन में कितना एक्सक्रीट करते हैं, कितना निकालते हैं, 25 से 30 ग्राम। याद होना चाहिए, याद होना चाहिए हर साल में, हर साल में नहीं, हर हाल में। जीभ फिसल गई। ठीक है। हर हाल में याद होना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ये सारी बातें लिखी गई हैं, लिखी गई हैं। नेक्स्ट है देखो ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया। देखो सिंपल सी बात है, ये क्या कंडीशन है, यूरिया मतलब क्या है, यूरिन में, यूरिया मतलब क्या है, यूरिन में, मतलब यूरिन में क्या मिला, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज,
ग्लूकोज मिला। कीटोन यानी कीटोन बॉडी, है ना, ग्लूकोज जब यूरिन में आए तो ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन बॉडी जब यूरिन में आए तो कीटोन यूरिया। कीटोन यूरिया सिंपल है, नाम से हो रहा है, ठीक है। अब ये दो कंडीशन है जो ग्लाइकोज यूरिया, कीटोन यूरिया, अगर ये किसी इंसान में पाई जाए, है ना, यानी किसी इंसान के यूरिन में ग्लूकोज भी आ रहा है, कीटोन बॉडीज भी आ रहा है, वो तो किस बीमारी का इंडिकेटिव है, किस बीमारी का इंडिकेटिव है कि उसको डायबिटीज मेलाइटस हो सकती है, ठीक है। और डायबिटीज इंसिपिडस क्या होती है, वो एडीएच वाली हार्मोन वाली होती है, वो हार्मोन वाले चैप्टर में आपको अच्छे से समझा दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्या है, एक्सक्रीशन अदर देन किडनी। एक्सक्रीशन अदर देन किडनी, देखो सिंपल सी बात है, हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं, हम पूरे चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं कि किडनी की हेल्प से हमने यूरिया को, बॉडी से यूरिया को एक्सक्रीट किया। बट यहाँ पे क्या है कि किडनी के अलावा भी ऐसे ऑर्गन हैं जो कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करते हैं। अब वो कौन से ऑर्गन है और क्या एक्सक्रीट करते हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि लंग्स की बात करें तो लंग्स CO2 को एक्सक्रीट करते हैं, कितना वैल्यू याद रखनी है आपको, 200 ml पर मिनट, ठीक है। और कुछ वाटर को, है ना, वाटर वेपर, जैसे हमारी सांस में, अब ना आप सांस बाहर छोड़ते हो तो उसमें वेपर भी होते हैं ना, वाटर वेपर थोड़े से होते हैं, भाप, है ना। नेक्स्ट है लीवर क्या एक्सक्रीट करता है, बाइल को एक्सक्रीट करता है अलोंग विद डाइजेस्टिव वेस्ट। नेक्स्ट है स्वेट ग्लैंड। देखो स्वेट ग्लैंड यानी स्वेट यानी पसीना, पसीना क्या है, हमारी बॉडी से पसीना निकलता है ना, जो कि, है ना, आपने देखा ना, पसीने में पानी होगा, ये तो नॉर्मल सी बात है ना, पानी तो होता ही है। और क्या है, NaCl यानी नमक होता है, सबको पता है पसीना नमकीन होता है, ठीक है। अब आप बोलोगे तेरे को कैसे पता पसीना नमकीन होता है, तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जिनका टेस्ट सबको पता है, और यहाँ मैं जुखाम का जिक्र बिल्कुल भी नहीं करूँगा, ठीक है। तो वाटर है पसीने में, पानी है, यूरिया है, लैक्टिक एसिड है, ये पसीना इन्होंने एक्सक्रीट किया। अब सिबेशियस ग्लैंड, देखो सिबेशियस ग्लैंड क्या होते हैं, बेसिकली अपने ऑयल वाले, जो ऑयल, है ना, कोई इंसान जैसे सुबह सुबह उठता है, उसकी ऑयली स्किन है, तो आप देखना उसके नाक पे, चेहरे पे बहुत सारा ऑयल एक्सक्रीट होता है ना, वो ऑयल से निकल ही गया ना, वेस्ट ही हो गया, है ना, वेस्ट ही हो गया, ठीक है। तो उसमें ऑयल में क्या क्या होता है, ऑयल ग्लैंड में क्या है, ऑयल ग्लैंड क्या सिक्रेट करेंगे, स्टीरोल होता है, उसमें वैक्स होता है, हाइड्रोकार्बन, और थ्रू सीबम के थ्रू उसको एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने एक्सक्रीशन अदर देन किडनी। नेक्स्ट है डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। पहला है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। देखो जहां पे आइटिस वर्ड आ जाए ना, मतलब इन्फ्लामेशन है, जहां पे पूरी बायोलॉजी की बात हो रही है, पूरी दुनिया की बात हो रही है, आइटिस जहां वर्ड आ जाए मतलब इन्फ्लामेशन है, और किसकी है, ग्लोमेरुलो मतलब ग्लोमेरुलाई की इन्फ्लामेशन है। नेक्स्ट है रीनल कैलकुलाई। देखो आपने सुना है ना, किडनी में स्टोन बन जाते हैं, किडनी में स्टोन बन जाते हैं, आपने सुना है, जिसको पथरी बोलते हैं। अब पथरी एक तो होती है गोल ब्लैडर वाली की, पित्ते में पथरी, एक होती है किडनी वाली पथरी। तो ये किडनी वाली पथरी है एक तरीके से, ठीक है। इसमें क्या है, क्रिस्टलाइज सोल्ट, जैसे कि सोल्ट का एग्जांपल भी आपको याद रखना है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऑक्सलेट्स, है ना, सोल्ट का एग्जांपल भी आपको याद रखना है। स्टोन बन जाते हैं, पत्थर बन जाते हैं ना, पथरी। नेक्स्ट है रीनल फेलियर, किडनी फेलियर, है ना, रीनल मतलब क्या होता है, किडनी फेलियर मतलब फेलियर, किडनी फेलियर, ठीक है। नेक्स्ट है यूरीमिया, यूरिया इन ब्लड। अब देखो यहाँ पे आप गड़बड़ी कर दोगे, जब हम ये पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, ग्लाइकोज यूरिया यानी ग्लूकोज था कहाँ, यूरिन में, कीटोन यूरिया यानी कीटोन बॉडी थी यूरिन में। अब आपके सामने अगर क्वेश्चन आएगा कि यूरीमिया क्या होता है, तो आप क्या कर दोगे कि यूरिया इन यूरिन, आप क्या कर दोगे, यूरिया इन यूरिन। पर एक बात लॉजिक से सोचो कि यूरिया जो है वो तो अपने को एक्सक्रीट करना है, निकालना है, तो जाहिर सी बात है उसको यूरिन के थ्रू ही तो हम निकाल रहे थे, तो वो बीमारी कैसे हो गई, वो डिसऑर्डर थोड़ी हो गया, वो तो नॉर्मल कंडीशन है ना। तो डिसऑर्डर क्या होगा कि अगर हम यूरिया को अच्छे तरीके से नहीं निकाल पा रहे, अब यूरिया को अच्छे तरीके से यूरिन के थ्रू अगर नहीं निकाल पा रहे, तो वो कहां रिटर्न होगा, ब्लड में रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। इसमें आपका थोड़ा सा मेरे को मदद चाहिएगी, मदद बस इतनी सी चाहिए थी, ये आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी। देखो ये तो अपने वही है, अपने फाइलम है, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिन्थस, अस्केल्मिन्थस, डम 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 डम, और लास्ट तक हम पहुंच जाएंगे। अब किसमें क्या होता है वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा। जैसे इन तीनों में क्या है, बॉडी सरफेस है, प्लेटिहेल्मिन्थस में फ्लेम सेल्स है, प्रोटोनेफ्रीडिया, है ना, अस्केल्मिन्थस में रेनेटे सेल है, एनालिडा में नेफ्रीडिया है, देखो एनालिडा में नेफ्रीडिया है, अर्थ्रोपोडा में क्या है, एंटीनरी ग्लैंड है, या फिर माल्फीजियन टिब्यूल है, या फिर कोक्सल ग्लैंड है। एंटीनरी ग्लैंड किसमें होते हैं, क्रस्टेशियंस में होते हैं, माल्फीजियन टिब्यूल किसमें होते हैं, इंसेक्ट में होते हैं, कोक्सल ग्लैंड अरेक्निडा में होता है। हम जब कॉकरोच पढ़ते हैं, कॉकरोच क्या है, एक इंसेक्ट है, और वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, माल्फीजियन टिब्यूल पढ़ते हैं, कॉमन सेंस की बात है। मोलस्का में क्या है, ऑर्गन ऑफ बोजेनस है,
हैं या फिर कीबर्स ऑर्गन है। इकाइनोडर्मेटा में अब्सेंट होते हैं, हेमिकोर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड है, यूरोकोर्डेटा में न्यूरल ग्लैंड है, सेफेलोकोर्डेटा में सोलिनोसाइट प्रोटोनेफ्रिडिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक मजे की बात बता दूं, क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ से है। एक तो आपको बॉडी सरफेस याद रखने हैं हर हाल में, हर हाल में, जो हर हाल में याद रखने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ अब। ठीक है, एक तो बॉडी सरफेस वाले हो गए, एक आपको प्लेटी हेलमिंथिस का याद रखना है, फ्लेम सेल्स। ठीक है, ये ना भी करो तो थोड़ा चल जाएगा, वैसे तो सारे ही याद होने चाहिए, है ना, पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको दिक्कत होती है तो ये थोड़ा चल जाएगा। एनालिडा में नेफ्रीडिया होते हैं, हर हाल में होना चाहिए, इसमें आपको ये एटलीस्ट पता होना चाहिए, और ये तो एनसीईआरटी का ये अपना कॉकरोच में दिया हुआ है ना। ये वाले ना भी करो, मोलस्का वाले चल जाएगा। इकाइनोडर्मेटा में अब्सेंट है, ये करना है, ये करना है हर हाल में, क्योंकि ये तो एनसीईआरटी में लिखा गया है। नेक्स्ट है हेमिकोर्डेटा, ये आपको हर हाल में करना है। हेमिकोर्डेटा में प्रोबोसिस ग्लैंड। यूरोकोर्डेटा का न्यूरल, ये ना भी करो तो चल जाएगा। सिफेलोकोर्डेटा का ना भी करो तो चल जाएगा, बट ये वर्टिब्रेट्स के आपको हर हाल में पता होना चाहिए, और इसका तो सिंपल सा है, सिंपल सा है, कुछ भी याद नहीं करना। ह्यूमंस का पकड़ लो, देखो हम ह्यूमंस कहाँ आते हैं, मैमल्स में आते हैं, और हमारे अंदर किडनी होती है, तो हमारे अंदर किडनी है, तो सारे वर्टिब्रेट्स में क्या है, किडनी है। मजे आ गए, बल्ले।